भोपाल मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां बहुत सारे खूबसूरत पर्यटन स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये शहर मध्य प्रदेश के स्वच्छ शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन आज भी जब भोपाल के लोगों को वो दिन याद आते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। एक ऐसी घटना जिसने भोपाल के इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया, जिसे हम वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से जानते हैं। 3 दिसंबर 1984 रात को करीब 12 बजे भोपाल में पेस्टिसाइड्स बनाने वाली एक कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से अचानक एक गैस लीक होने लगती है। उस गैस का नाम MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड था। यही वो गैस है जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। उस रात करीब 12 बजे के आसपास नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स की आंखें जलने लगती है और उनको गैस लीक की स्मेल आने लगती है। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम ऑपरेटर सुमन दे को कांटेक्ट किया। इसके बाद सुमन दे तुरंत लीक को ढूंढने के लिए गैस स्टोरेज एरिया में जाते हैं, जहां MIC को अंडरग्राउंड में 3 टैंकों के अंदर स्टोर किया जाता था। फर्स्ट टैंक थी E610, सेकेंड टैंक थी E611 एंड थर्ड टैंक थी E619। सुमन दे स्टोरेज एरिया में लीक को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कोई लीक नहीं मिलता। वो टैंक के प्रेशर और टेम्परेचर को भी देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। कुछ देर के बाद फिर से कुछ वर्कर्स कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं। इस बार सुमन दे देखते हैं कि अचानक टैंक का प्रेशर हाई हो गया है। वो भाग के स्टोरेज एरिया में जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर पूरा गर्म था। टैंक नंबर E610 जिसमें 50% MIC स्टोर करना था, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में उस टैंक में 75% MIC भरा गया था। कंट्रोल रूम ऑपरेटर सुमन दे ने देखा कि टैंक नंबर E610 ट्रेम्बल हो रहा है और इसके अंदर से हिसिंग साउंड आ रही थी। वो जल्दी से कंट्रोल रूम में आते हैं और गैस को रोकने के लिए बेंट गैस स्क्रबर, एक मशीन जो कि गैस को साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उसको ऑन करते हैं, पर इससे कुछ नहीं होता। फिर गैस फ्लेयर टावर, जिसे किसी भी निकलने वाली गैस को जलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, पर यह भी काम नहीं करता। फिर ये गैस एक्सट्रीम प्रेशर के कारण करीब 12:45 पर फैक्ट्री के मेन चिमनी से बाहर निकलने लगती है। करीब 1 बजे ये जहरीली गैसों का बादल बनके यूनियन कार्बाइड प्लांट के आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। धीरे धीरे वहाँ रहने वाले लोगों की आंखें जलने लगती है, लोग उल्टियाँ करने लगते हैं, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। बहुत सारे लोग सोते हुए ही मारे जाते हैं। इधर फैक्ट्री में भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सारे वर्कर्स मिलकर गैस निकलने वाली चिमनी के ऊपर पानी डालने लगते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि MIC और पानी का एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है। गैस और भी तेज़ी से फैलने लगती है। अब तक हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। लोग जल्दी से अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी बीमारी है। कोई खांस रहा था, कोई उल्टियाँ कर रहा था, किसी की आंखें जल रही थी। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, डॉक्टर्स ने उन्हें ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर दिया, बट MIC लोगों के शरीर में पानी के साथ रिएक्शन करने लगा, जिससे उनके फेफड़ों के छोटे से छोटे जगहों पे खून जाने लगा, जिससे उनका सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और उनकी मौत हो रही थी। On December 3rd, the gas has dissipated across the country. 3 दिसंबर की सुबह सड़कों पर लाशों की ढेर लगी थी। इंसान से लेकर जानवरों तक के सब सड़कों पर पड़े थे। अब तक करीब 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में ये घटना वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन गया। पूरा देश यही सोच रहा था, आखिर ये हुआ कैसे। इस घटना के अगले दिन 4 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने उस प्लांट को सेव करने के लिए डॉक्टर त्यागराजन, जो कि एक केमिस्ट थे, उनको भेजते हैं। अब तक टैंक से कुल 42 टन MIC लीक हो चुकी थी। अभी भी लोगों के शव सड़कों पर पड़े थे, लोग रो रहे थे। जब डॉक्टर त्यागराजन ने जांच की तो वो शौक हो गए ये जानकर कि टैंक नंबर E611 में भी 35 टन MIC भरी थी और उन सब को लग रहा था कि ये टैंक भी फट सकता है। अब उनके पास एक ही उपाय था, वो फिर से इस फैक्ट्री को स्टार्ट करके सारे MIC को पेस्टिसाइड में कन्वर्ट करे। इसके लिए इन्होंने उन्हीं सारे वर्कर्स को चुना जो उस रात गैस लीक के टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे। ये बात पूरे शहर में फैल गई और डर के कारण कई लोग शहर को छोड़ने लगे।
लेकिन आखिरकार कई मशक्क़त और कोशिशों के बाद उस टैंक से सारी MIC को खाली कर लिया गया। अब ये जानना था कि इतना बड़ा डिजास्टर आखिर हुआ कैसे। डॉक्टर त्यागराजन ने इसकी जांच की और बहुत सारे एरर्स का पता लगाया। उस टाइम यूनियन कार्बाइड के बहुत सारे कंपटीटर्स थे जो कि अपने प्रोडक्ट्स कम प्राइस में बेच रहे थे, जिससे कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ और इसी लॉस को कम करने के लिए इन्होंने सेफ्टी मेजर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब भी कोई पाइप ख़राब हो जाता था तो उसको कम खर्च में रिपेयर करवा दिया जाता था, रिप्लेस करने की जगह। फैक्ट्री में जो वेंट गैस ट्रावर लगा था, जिसे गैस साफ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो भी ख़राब था। गैस फ्लेयर टावर जिससे निकलने वाली गैसों को जलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो भी बंद पड़ा था। इतने सारी गलतियों को इस डिजास्टर का कारण बताया जाता है। एक्सीडेंट के 4 दिन के बाद 7 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष और CEO वारेन एंडरसन अमेरिका से भारत आते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर 6 घंटे के बाद ही उन्हें $2100 के मामूली जुर्माने पर बेल दे दी जाती है। कोई नहीं जानता कि इतने बड़े डिजास्टर के बाद भी वारेन एंडरसन को क्यों छोड़ा गया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मरने वालों की संख्या करीब 15,000 बताई गई थी और 5 लाख से ज़्यादा लोग इस डिजास्टर के कारण फिजिकल डिसेबिलिटी के शिकार हुए और आज भी वहाँ के बच्चों में इस डिजास्टर के कारण शारीरिक अपंगता देखने को मिलती है। आज इस घटना के 40 साल के बाद भी भोपाल के लोग जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं और ये घटना पूरे विश्व में वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। ये थी भोपाल के इस ट्रेजेडी की पूरी कहानी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।